हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस स्टडी विद रिंकू सर में आपका दोबारा स्वागत है। ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी। सिविक्स जो हम शुरू कर चुके थे, चैप्टर 1 की सेकंड क्लास है ये। आज हम इसमें चैप्टर की जो और डिटेल्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि चैप्टर हम 3 पार्ट्स में करेंगे ये, और इन 3 पार्ट्स में क्या रहने वाला था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमारा रहेगा वो क्वेश्चन चैप्टर की रीडिंग रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा उसमें। उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी उसमें आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी, सबसे पहले बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फिर कुछ अन्य प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको करवाए जाएंगे। तो ये उनसे रिलेटेड रहेगा, इस टाइप से ही रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वर्क। लास्ट वीडियो में हमने जो वर्क किया था उसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर का जो नेम है वो है सत्ता की साझेदारी। कि सत्ता किस तरह से साझेदारी के बाद और व्यवस्थित रूप से चलती है। हमने लास्ट टाइम इस चैप्टर में इसमें जो रीड किया था वो कई चीज़ें हम इसमें रीड कर चुके थे। जैसे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है ये हमने पढ़ा। इसमें सत्ता की साझेदारी क्या है, जब कोई देश क्या करता है कि उसकी जो पावर है, जो उसकी पावर है, शासन की जो शक्ति है उसको विभाजित कर देता है अलग अलग रूप में। और वो रूप किसी भी तरह का हो सकता है। वो आपका जो रूप है वो सामाजिक हो सकता है, वो भाषाई हो सकता है, वो इनमें से किसी भी रूप में हो सकता है। मतलब समूह, समुदाय, क्षेत्र या स्तर, इनके रूप में बांट देना ही क्या होता है, सत्ता की साझेदारी होता है। तो सत्ता की साझेदारी क्या पढ़ा हमने, जब किसी देश में शासन को, शक्ति या सत्ता को अलग अलग समूहों, समुदायों, क्षेत्रों या स्तरों में बांट दिया जाए तो उसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इसके बाद हमने जो यहाँ चैप्टर में पढ़ा वो पढ़ा कि इस चैप्टर में हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े, और वो 2 एग्जाम्पल कैसे थे, 2 ऐसे देशों के थे जो हमारे आसपास ही हैं। एक तो हमने पढ़ा बेल्जियम और एक पढ़ा हमने श्रीलंका। बेल्जियम की जो हमने देखा, बेल्जियम में बहुभाषी लोग थे। बेल्जियम में 3 तरह की भाषाएं बोली जा रही थी, एक डच, एक फ्लेमिश और एक फ्रेंच। डच और फ्रेंच और जर्मन, ये 3 भाषी क्षेत्र थे। इन 3 भाषी क्षेत्र में जो डच लोग थे, डच, उनका उनकी संख्या ज़्यादा थी। उनकी संख्या ज़्यादा है, यानी कि वो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक। और जो यहाँ पर फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच लोग क्या हैं, यहाँ पर फ्रेंच लोग हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो हमारा है कॉन्सेप्ट वो आप जानते ही हैं। किसी क्षेत्र में किसी भी रूप में जिन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यक, और जिनकी कम वो अल्पसंख्यक है। तो इनके बीच में भाषाई मतभेद क्या हुए, शुरू हुए, जिसकी वजह से इनमें कई तरह की लड़ाइयाँ शुरू हुई। उस भाषाई मतभेद को इन्होंने क्या किया, संविधान के द्वारा संवैधानिक रूप देकर इस मतभेद को सुलझा लिया। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही था। श्रीलंका में जो सिंगली और तमिल, ये 2 समुदाय थे। सिंगली जो है वो यहाँ पर बहुसंख्यक है, और जो आपका तमिल है वो अल्पसंख्यक है। तमिल यहाँ पर 2 तरह के थे, एक श्रीलंकाई तमिल और एक भारतीय मूल के तमिल। भारतीय मूल का मतलब होता है जिनके पूर्वज किसी न किसी समय भारत से तमिल वो क्या नाम है, श्रीलंका के क्षेत्र में जा बसे थे, वो इसमें आएंगे। तो ये इस तरह थे। लेकिन यहाँ पर जो दबदबा था वो सिंगलियों का रहा, जिससे तमिल समुदायों में क्या फैल गया, असंतोष की भावना फैल गई। इसी को दूर करने के लिए इन्होंने इनके बीच में विवाद शुरू हुआ। तो ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आइए आज हम आगे का जो टॉपिक्स हैं वो रीड आउट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बीच में एक देश का जिक्र आता है। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो चैप्टर के बीच में एक एग्जाम्पल लिया जाता है, खलील की उलझन के नाम से। तो खलील जो है वो एक देश में रहता है, उस देश का नाम है लेबनान। वो लेबनान देश का निवासी है, और लेबनान की जो राजधानी है वो बैरूत है। वो क्या है, बैरूत। बैरूत लेबनान की राजधानी है। तो इस देश का जो स्ट्रक्चर है, डिवीज़न है सत्ता वगैरह का, वो किस तरह से है वो देखिए। तो यह
एक तो पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। जो लेबनान है वो लेबनान कहाँ है? लेबनान कहाँ है? लेबनान हमारा होगा, लेबनान की अगर बात करें हम, लेबनान कहाँ है? लेबनान जो है पश्चिम एशिया भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित एक छोटा सा देश है। इसके उत्तर पूर्व में सीरिया, उत्तर पूर्व में जो है यहाँ पर सीरिया है, इधर भूमध्य सागर हो गया, ठीक है। और इधर नीचे दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में इसके इजराइल स्थित है और पश्चिम में इसके भूमध्य सागर है। तो यहाँ स्थित है लेबनान। अब लेबनान जो कंट्री है, इसकी विशेषता क्या बना दी? विशेषता अगर देखी जाए तो ये एक छोटा सा देश है। यहाँ कई धर्मों के समुदाय रहते हैं। जनसंख्या में कोई भी समुदाय बहुमत में नहीं है। और लोग यहाँ अगर भाषा की बात करें तो अरबी, फ्रेंच और भी कई तरह की भाषाएं बोलते हैं। और इस देश का जो विभाजन किया गया वो सांप्रदायिकता और धार्मिकता को ध्यान में रख के किया गया। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब धर्म के आधार पर चीजें होने लग जाएं। अब थोड़ा सा यहाँ का व्यवस्था देख लो क्या है। यहाँ की जो व्यवस्था बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार बनाई गई है। हाँ, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कुछ इस प्रकार रहते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर रहते हैं ऑर्थोडॉक्स ईसाई। ऑर्थोडॉक्स ईसाई, देखिए जो धर्म होते हैं, आप देखोगे कोई एक धर्म, लेकिन उन धर्म के बीच में भी क्या होती हैं? बहुत सारी शाखाएं विभाजित हो जाती हैं। शाखाएं विभाजित होने का कारण है मुख्य विचार। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे विचार बदलते हैं। आप देखोगे आपके पिताजी के और आपके विचारों में हो सकता है थोड़ा अंतर हो, दादाजी के, पापा जी के और आपके, तीनों के विचारों में अंतर मिलेगा। माँ जो है आपकी दादी है और आपकी बहन है, आप हो, उनके विचारों में भी क्या मिलेगा? अंतर। तो जो हमारे पिछली पीढ़ियां हैं उनके समय के साथ साथ बदलाव में हमारी जो नई पीढ़ियां आती जा रही है उनमें क्या है? विचारों का अंतर आता जा रहा है। तो इसी प्रकार समय के साथ साथ जो धर्म होते हैं, धर्म में भी क्या आता है? बदलाव आता है विचारों का। और फिर लोग क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। बट कैसे जाएंगे? कुछ लोग जो होंगे जो नए विचारों को जन्म देंगे, नए विचारों को अपनाने का प्रयास करेंगे कि हम धर्म भी लेकर चलेंगे लेकिन नए विचारों के साथ। लेकिन कुछ होंगे जो कहेंगे नहीं, हम पुराने तरीके से ही धर्म को फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से कई बार धर्म बट जाते हैं, ठीक है। तो विचारों के आधार पर धर्मों की कई शाखाएं हो जाती है। धर्म एक मिलेगा लेकिन उसमें शाखाएं अलग अलग मिलेगी। और ये शाखाओं में कई जगह तो ऐसा देखा गया है मतभेद इतने भयंकर हैं कि लड़ाइयां, कत्लेआम तक हो रहे हैं, जो मेरा ये मानना है कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके विचार बदल चुके हैं, आप नए परिवर्तन के साथ चलना चाहते हो, विचार बदलना चाहते हो, बदलिए पुराने उसके साथ। लेकिन आपस में लोगों को मारना और ये धर्म के नाम पर ये एक गलत चीज होती है। तो आइए इस टॉपिक को हम आगे करते हैं। इसमें जो बताया गया वो ये है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कुछ इस प्रकार रह रहे हैं। एक तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स ईसाई है, एक है कैथोलिक ईसाई, यानी कि ईसाई धर्म की दो शाखाएं यहाँ पर रहने लग रही है। फिर इसी तरह मुस्लिम जो समुदाय है उसकी भी दो शाखाएं यहाँ पर रहती हैं। एक उसमें रहती है शिया और एक रहती है सुन्नी। अब शिया और सुन्नी और जो कैथोलिक और ये ऑर्थोडॉक्स है, इसका क्या है? कैथोलिक जो ईसाई होते हैं वो इस धर्म की सबसे बड़ी शाखा है। और ये जो पोप है, जो वेटिकन सिटी में है, उसके विचारों के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जो हमारे ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ये पुराने विचारधाराओं, पुरानी शाखा है। और पुराने ये कहते हैं कि चर्च जो है ना, चर्च स्थानीय रूप से स्वतंत्र होने चाहिए। इसमें रूढ़िवाद विचार देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं शिया और सुन्नी जो मुस्लिम समुदाय की शाखाएं हैं। इन शाखाओं की अगर बात करें तो जो शिया है वो इमाम अली और उनके वंशजों के विचारों को अपनाते हैं। और जो सुन्नी है वो खलीफा के नेतृत्व के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इस प्रकार ये शाखाएं बटी है हुई हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा और भी इसके पीछे का बैकग्राउंड है, वो आपको जब इस्लामिक चैप्टर पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री के अंदर इस्लाम से रिलेटेड, तब उसमें आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि जो लेबनान देश है, लेबनान में ऑर्थोडॉक्स ईसाई रह रहे हैं, कैथोलिक ईसाई रह रहे हैं, शिया मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है। अब इन लोगों के बीच में सत्ता का बंटवारा कैसे है? सत्ता के बंटवारे की अगर बात की जाए तो सत्ता का बंटवारा जो यहाँ पर किया गया है, सत्ता की साझेदारी है जिसको हम कहते हैं, वो किस इस प्रकार है। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति बनाना है तो राष्ट्रपति जो बनेगा वो सिर्फ मोनाइट ईसाई बनेगा, यानी कि जो आपका कैथोलिक ईसाई है। और जो प्रधानमंत्री है
वो आपके सुन्नी मुसलमान बन सकते हैं, और संसद का अध्यक्ष जो बनेगा वो शिया बनेगा, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए रखा गया है। तो इस प्रकार से इनको क्या किया गया है, इस प्रकार से इनको बांटा गया है। अब आप इसमें देख सकते हो, यहाँ जो सर्कल दिया गया है इसमें पाई चार्ट दिया गया है, इस पाई चार्ट में देखो तो इनका जो विभाजन है परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार है, 27, 27, 28 और 18 लगभग इस प्रकार से हैं, और टोटल जो सीटें हैं वो 128 है यहाँ पे। तो इन 128 सीटों को इस प्रकार से बांटा गया है। बांटने का कारण क्या था, पहले इनके बीच में भी मतभेदों के कारण आपसी गृह युद्ध चलता रहता था। उस गृह युद्ध को शांत करने के लिए कुछ लोगों ने, जो उस समय के अकॉर्डिंग उनको सही लगा, उन्होंने ये विभाजन सेट कर दिया कि लेबनान में जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति वो ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और सिया और सुन्नी के अकॉर्डिंग बटेंगे। यानी कि धार्मिक रूप से या धार्मिक समुदायों के रूप से लेबनान में सत्ता का बंटवारा कर लिया। अब यह खलील की उलझन क्या है, खलील की उलझन यहीं से पैदा होती है। खलील इन धार्मिक विचारों को नहीं मानता, वो कहता है कि धर्म के हिसाब से नहीं, योग्यता के हिसाब से होना चाहिए। तो उसका मानना ये है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसकी बजाय अलग चीज़ होनी चाहिए। अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, सकारात्मक प्रभाव तो ये है, अगर वहाँ के और लोगों के हिसाब से देखें, कि सभी समुदायों को अपना अपना प्रतिनिधि मिल जाता है, और किसी एक समुदाय का वर्चस्व नहीं है, कि ये नहीं कि पूरे देश पर या किसी एक उसमें जो है एक ही समुदाय राज कर रहा है। फिर सभी ने मिलके इस सिस्टम को सेट किया है, जिसकी वजह से उनके बीच में शांति बनी रहती है और देश की एकता भी भंग नहीं हो रही। लेकिन यहाँ चुनौतियाँ भी हैं, इसमें समस्याएं भी हैं, निर्णय लेने में समय लग रहा है, कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती है। उसके अलावा धार्मिक समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है, ये भी तो डर है। बाहरी शक्तियां इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं, ये है। और दूसरी जो खास बात आती है कि सत्ता की जो साझेदारी है वो धार्मिकता की बजाय अब राष्ट्रपति बनने की बात है। राष्ट्रपति हो सकता है कोई सुन्नी या शिया या ऑर्थोडॉक्स ईसाई का व्यक्ति इतना अच्छा नॉलेज रखता हो कि वो राष्ट्रपति पद के लायक है, लेकिन हो सकता है आपको जो मोरोनाइट ईसाई हैं या कैथोलिक ईसाई जो हैं, उनमें जो राष्ट्रपति पद पे बैठा है वो व्यक्ति, उसको इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो उसको वो पद मिले। तो यहाँ योग्यता अहम होनी चाहिए, यही चीज खलील चाहता है और यही उसकी उलझन है। तो ये था लेबनान के बारे में। अब चलते हैं हम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर। जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो रहेगा, इसमें हमारे चैप्टर की रीडिंग का जो एंड है वो हो जाएगा। अब हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, और दो एग्जाम्पल हमने पढ़े कि सत्ता की साझेदारी दोनों जगहों पर किस तरह से काम कर रही है, और श्रीलंका में किस तरह फिर सत्ता की साझेदारी में गड़बड़ियां थी, उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हुई, उसको हैंडल नहीं किया गया जा सका, उसको हैंडल उसी तरीके से किया जा सकता है। अब हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी कि जो सत्ता की साझेदारी है वो किस किस रूप में मौजूद होती है, सत्ता की साझेदारी के रूप। तो कोई भी जो देश होता है उसमें सत्ता की साझेदारी के, हमारी जो ये बुक है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग 4 मुख्य रूप दिए गए हैं सत्ता की साझेदारी में जो रूप हो सकते हैं हमारे, और वो कौन कौन से रूप होंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले है क्षैतिज वितरण, दूसरा है ऊर्ध्वाधर सत्ताधारी सत्ता साझेदारी, और तीसरा है सामाजिक सत्ता साझेदारी, चौथा है राजनीतिक सत्ता साझेदारी। सबसे पहले तो यहाँ 2 शब्द मैं आपको बता दूं, बड़े इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल। अब मैथ्स पढ़ते होंगे, मैथ्स में आपने एक तो ऐसे और एक ऐसे लाइन देखी होगी, ये जो लाइन होती है ये ऐसे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी में इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। और ये है आपकी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल यानी कि हमारी ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यानी कि जो खड़ी लाइन होती है, स्टैंडिंग जो लाइन है जो खड़ी है वो आपकी वर्टिकल है, और जो आपकी लेटी हुई लाइन है, आम भाषा में हम ऐसे ही बोलते हैं, तो उसके अनुसार ये आपकी क्षैतिज होगी। तो इन 2 रेखाओं के अनुसार सत्ता का बंटवारा करना, ये सत्ता के साझेदारी के 2 रूप कहलाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, देखिए, ये है सबसे पहले क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब होता है सत्ता का जो बंटवारा है वो, सत्ता का जो इसमें बंटवारा किया जाएगा वो इसके अंगों के बीच किया जाएगा, जो सरकार के अंग होते हैं
यहाँ ये वर्ड की बजाय आप यहाँ अंग यूज करें, अंग। तो सरकार के अंगों के बीच में जो विभाजन होगा वो आपका क्षैतिज वितरण कहलाएगा। अब सरकार के जो अंग है, मान लो ये सरकार है और ये सरकार के क्षैतिज वितरण हो गया। तीन होते हैं, आपको तो अगर ध्यान हो तो सरकार के जो अंग होते हैं ना, उसी को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। अब ये सरकार के जो अंग हैं ये तीन है। सबसे पहले आती है आपकी विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, और उसके बाद आती है हमारी न्यायपालिका। तो ये तीन जो हैं ये सरकार के अंग होते हैं। इन्हीं तीन अंगों का विभाजन क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है क्षैतिज वितरण। अब इस क्षैतिज वितरण में सरकार को बांट दिया जाता है। अब इस ऐसे बांटने का जो फायदा है वो ये होता है कि सरकार अच्छे से अपनी चीजों को हैंडल कर पाती है सरकार के अंगों में। अब विधायिका आपको पता है क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करना, उसका क्रियान्वयन का जो काम होता है वो हैंडल करती है। न्यायपालिका जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाती है। और उसके अलावा सरकार इन दोनों के ऊपर नियंत्रण भी रखती है कि यदि कोई ऐसा कानून जो लोगों के हित में नहीं है या लोग जिससे खिलाफ है, उसकी जांच करके उस पर रोक लगानी है या लोगों को समझाना है, हर चीज को हैंडल करेगी। तो ये तीन वितरण जो है सरकार का अंगों में विभाजन। तो पहला हमारा जो सत्ता साझेदारी का रूप बनेगा वो ये बनेगा कि सरकार के बीच में अंगों का विभाजन करना, क्षैतिज वितरण कहलाता है। दूसरा फिर जो आता है हमारा वो आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे, ये रहा। इसमें सरकार के जो स्तर होते हैं वो आते हैं। इसमें जो सत्ता की साझेदारी है, सरकार का बंटवारा स्तरों के आधार पे किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। अब देखो, पूरे देश पे राज करने वाली केंद्र, फिर उसके बाद आ जाता है आपका नीचे, इसके बाद आता है राज्य, फिर उसके बाद आती है हमारी स्थानीय सरकार। तो इस तरीके से जब सरकार का स्तर लेवल के अकॉर्डिंग विभाजन कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण या सरकार का स्तरों में विभाजन। अब ऐसे करने का क्या फायदा होता है, अब देखो, जो केंद्र सरकार है वो हर राज्य को नहीं संभाल सकती, वो हर राज्य को नहीं संभाल पाएगी, ठीक है। और हर राज्य एक साथ पूरे सभी शहरों को भी नहीं संभाल सकता, इसलिए इस काम को बांट दिया जाता है। उससे काम आसान हो जाता है, शासन करना आसान हो जाता है, और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसलिए सरकार के स्तरों का विभाजन करना, तो ये भी क्या है, एक सत्ता की साझेदारी का रूप है। तो हमने यहाँ पर दो रूप पढ़े, एक तो हमने पढ़ा क्षैतिज वितरण यानी कि अंगों का विभाजन, एक हमने पढ़ा ऊर्ध्वाधर वितरण जिसका हम कहेंगे, जिसमें हम स्तरों का बंटवारा करते हैं। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है सामाजिक सत्ता साझेदारी या सामाजिक समूह में, यानी कि समाज को बांट देना। समाज को किस आधार पे बांटा जाएगा, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र आदि के आधार पे। जैसे हमने लेबनान में देखा, हमने भाषा के आधार पे देखा, कहाँ पर, बेल्जियम में देखा, श्रीलंका में। हालांकि देखो सक्सेसफुल नहीं है, वो एक सेकंड मैटर है, बट ट्राई किया गया, वो बात है, ठीक। तो ये क्या है, ये रूप है, यानी कि जाति, धर्म या भाषा के आधार पर सत्ता का बंटवारा सामाजिक सामाजिक रूप कहलाता है। तो इस तरीके से शासन किया जा सकता है। एक ये हो गया। अगला जो है राजनीतिक सत्ता साझेदारी। राजनीतिक मतलब जिसमें पार्टियां आ जाती हैं, जिसमें दल आ जाते हैं, जिसमें अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, समूहों के लोग होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये समूह या ये दल, ये जो लोग हैं अलग अलग, ये दल बनाते हैं, पार्टी का निर्माण करते हैं। फिर ये पार्टियां क्या करती हैं, ये पार्टियां सत्ता की साझेदारी में प्रवेश करती हैं। इसमें कई तरह की चीजें आ सकती हैं। इसमें आपके जो दबाव समूह होते हैं वो आ सकते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं, ये वो छोटे छोटे समूह होते हैं जो सरकार मान लो कुछ गलत कर रही है या जो भी कर रही है उसमें लग रहा कमियां हैं, वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। वो लोगों को एक विचारधारा में लामबंद करते हैं, एकजुट करते हैं, और फिर सरकार के आगे उन लोगों को
लेकर जाते हैं कि आप ये जो कर रहे हो वो इन लोगों के हित में नहीं है। जैसे अगर देखा जाए, मजदूर यूनियन होती है, किसान यूनियन है, ठीक है, व्यापारियों की यूनियन होती है, ये एक तरह से दबाव समूह का काम करते हैं। जब भी लगता है कि इनके हित में बात नहीं हो रही, तो ये विरोध प्रदर्शन करना या किसी और तरीके से कोई भी तरीका हो सकता है, वो सरकार के आगे अपनी मांग रखती हैं, तो ये दबाव बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ग्रुप समूह होते हैं उनको दबाव समूह में लिया जाता है, और ये भी क्या करते हैं, ये भी किसी न किसी तरह अपनी भागीदारी तय करते हैं। तो दल, यानी कि राजनीतिक दल बनाकर या समूह बनाकर राजनीति सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। तो यहाँ हमारे हो गए सत्ता की साझेदारी के 4 रूप। तो चारों रूपों को हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत ही क्यों है। एक ये भी क्वेश्चन सोचने की बात है कि भाई जरूरत क्यों है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता हमारा। तो अगर हम सोचें, भूख लगती है, खाना खाते हैं, तो खाने की ज़रूरत क्या है? खाने की ज़रूरत है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, वो हमारी बॉडी में जो पोषण तत्वों की कमी है उसको पूरा करेगा। और भी कई तरह के काम है, पूरी बॉडी उसी के ऊपर टिकी हुई है, वर्क तभी कर पाएंगे, शरीर के सभी अंग अच्छे से प्रोसेस में आएंगे, काम करेंगे। जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार सत्ता की साझेदारी की भी आवश्यकता है। तो उसकी आवश्यकता क्यों है, उसके कुछ हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है। तो ये पॉइंट आप देखेंगे, इन पॉइंट्स में सबसे पहले आता है विविधता भरे देशों में शांति व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना। अब हमारे देश की बात करो, हमारा देश विविधता से भरा हुआ है। यहाँ की जो विविधता है वो सिर्फ एक रूप में नहीं है, हर रूप में है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, और न जाने कितने, खान पान में विविधता, छोटा सा टॉपिक ले लो, खाना पीना, वो भी विविधता से भरा हुआ है। कश्मीर में चले जाओ, अलग खाना मिलेगा। दक्षिण भारत में अलग प्रकार का, आप पूर्वी भारत के क्षेत्र में चले जाओ अलग, और पश्चिमी एरिया या हमारा उत्तर भारत का जो ये हरियाणा पंजाब का एरिया है, मध्य प्रदेश का फिर बीच में हिस्सा जाता, इन सब में तुम्हें अलग अलग खाद्य सामग्रियां देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी लेकिन विविधता है। तो ऐसे बड़े देशों में जो विविधता से भरे हैं, उस विविधता को स्थिरता का रूप देना और शांति बनाए रखना, उसके लिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट हमारा जो बनेगा लर्निंग में वो ये बनेगा कि ये सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट, विविधता और विविधता भरे देशों में शांति और स्थिरता बनाए रखना। तो आप इसको पॉइंट में ले लो, इस पॉइंट को ही लर्न करो बस, शांति और स्थिरता। दूसरा, इससे क्या होगा, डिटेल अपने आप निकल कर सामने आएगी। दूसरा, सभी समुदायों को शासन में भागीदारी का अवसर देने के लिए। ठीक है, तो सभी समुदायों की भागीदारी, इसका पॉइंट बना सकते हो आप, सभी समुदायों की भागीदारी। अब जब सत्ता का बंटवारा अच्छे तरीके से होगा तो हर वर्ग, चाहे वो भाषा के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, जाति के रूप में, किसी भी रूप में हो, उसको शासन में भागीदारी मिलेगी। उसको बेगानापन नहीं लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि भाई देखो मैं इस देश में रह रहा हूँ लेकिन मुझे ही इस देश के लिए फैसले लेने का कोई हक नहीं है, मैं उसमें कोई रोल नहीं प्ले कर पा रहा। तो ये चीज़ जो है ये सत्ता की साझेदारी हैंडल करती है। इसको, इस ज़रूरत को दूर, इस ज़रूरत को पूरा करने में हमारा साझेदारी सहयोग करती है। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है असंतोष और संघर्ष में कमी। असंतोष और संघर्ष में कमी। देखो, जो एसएस होती है उसको लर्न करते हो आप बहुत बार, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर इन सब के क्या बना दिए जाए, आप जो भी लर्न कर रहे हो उसमें पहले तो पूरा आंसर अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, समझने, पढ़ने और समझने के बाद उसमें से कुछ पॉइंट्स ढूंढो जो उस पूरे एक सेंटेंस को या एक पैराग्राफ को लॉक कर दें। अब लॉक करने का फायदा क्या होगा, जब भी आप सिर्फ वो पॉइंट पढ़ोगे ना, डिटेल माइंड आपको खुद ला के देगा। ये लर्निंग में बहुत अच्छा काम आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स बना, पॉइंट्स में कुछ वर्ड ढूंढ लिया करो विशेष वो। तो इस पॉइंट को रहेगा असंतोष और संघर्ष। अब किसी भी समुदाय में असंतोष और संघर्ष को कम करने के लिए सत्ता के साझेदारी की जरूरत होती है। ये कैसे, इसको समझो। अब जैसे भाषा की वजह से श्रीलंका, वो जो बेल्जियम था, बेल्जियम में क्या हुआ, तनाव हुआ। उस तनाव को खत्म किया गया, कम किया गया साझेदारी में बदलाव करके। तो अपने आप ही जो लोगों में असंतोष था वो कम हो गया, श्रीलंका में जो असंतोष था वो बढ़ गया, क्योंकि साझेदारी तो की लेकिन वो
अच्छी नहीं, तो उसका रूप ठीक नहीं था, उसको अच्छे से सेट नहीं किया गया, इसलिए असंतोष बढ़ा, लोगों में आपस में टकराव बढ़ा, यानी कि संघर्ष बढ़ा। तो सत्ता की साझेदारी क्या करती है, इन चीज़ों को कम करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लोकतंत्र को अधिक समावेशी और मजबूत बनाती है। समावेशी और मजबूत बनाने का काम करती है। समावेशी और मजबूत बनाने का काम का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो लोकतंत्र है, देखो जब सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग हिस्सेदारी लेंगे सत्ता में, तो लोकतंत्र अपने आप ही मजबूत होगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का तंत्र। जब सत्ता के अंदर साझेदारी जो है वो सबको बराबर हिस्सेदारी मिल रही है, हर किसी को उसमें पार्टिसिपेशन मिल रहा है, हर किसी को सम्मान मिल रहा है, हर किसी के टकराव को दूर करने के तरीके मिल रहे हैं, तो अपने आप ही लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होता चलेगा। तो लोकतंत्र को समावेशी और मजबूत बनाता है। समावेशी मतलब सभी को संभाल लेता है, सब, हर किसी के लिए इसमें जगह होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में। जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, सबका सम्मान होगा, सबकी अपनी अपनी भागीदारी होगी, तो अपने आप ही देश में एकता मजबूत होगी। अखंडता, अखंडता का मतलब बिखरेगा नहीं देश, एकजुट होगा। ठीक है, तो इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो इसमें हमने पॉइंट रखा है, तो यहाँ से हम बहुत कुछ इस चैप्टर के बारे में अब समझ चुके हैं। तो आइए एक बार पूरे चैप्टर का जो माइंड मैप है वो देखते हैं। चैप्टर का जो माइंड मैप है वो ये कहता है कि जो सत्ता की साझेदारी है वो किस तरह से है, क्या क्या उसमें हमने पॉइंट पढ़े। तो इसमें हमने पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका की बारे में, किस तरह बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में टकराव की स्थिति बनी, जिसे बेल्जियम ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और श्रीलंका उसमें असफल रहा, उसमें समस्याएं आई। फिर हमने यहाँ पर लेबनान में सत्ता का बंटवारा देखा कि वहाँ पर जो 4 प्रमुख समुदाय हैं उनके बीच में सत्ता का जो बंटवारा है वो धार्मिक आधार है। राष्ट्रपति पद के लिए अलग व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के लिए अलग है, संसद का जो अध्यक्ष बनेगा वो अलग बनेगा, उपराष्ट्रपति अलग बनेगा। ठीक, फिर हमने सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़े। सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एक तो है क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, सामाजिक वितरण, राजनीतिक वितरण। क्षैतिज वितरण यानी कि सरकार को अंगों में विभाजित करना। अंग कौन से होंगे हमारे, सरकार को अंगों में बांटना, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब क्या होगा, ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब होगा सरकार का स्तरीय रूप में विभाजन करना, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थलीय सरकार आती है आपकी। फिर सामाजिक विभाजन, भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर समाज का विभाजन करके सत्ता की साझेदारी को संभालना। राजनीतिक दल बनाकर, दबाव समूह बनाकर सरकार में हिस्सेदारी लेना, ये कहलाता है। अब इन सब को हमने पढ़ लिया, उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता है, देखो मैंने कहा था ना पॉइंट से चीजें समझ में आती हैं, यहाँ पॉइंट इसमें माइंड मैप में बनाए गए हैं। ये आप इनको अच्छे से माइंड मैप को भी पूरा चैप्टर एक बार पढ़ के, इस वीडियो को पूरा देख के इन माइंड मैप्स को नोट कर लो और यहीं से आप सारी चीजें निकाल सकते हो, हर पॉइंट बता सकते हो। पहला पॉइंट आवश्यकता का, शांति और स्थिरता। देश में शांति और अस्थिरता को दूर करने का और स्थिरता को कायम करने में सत्ता की साझेदारी मदद करती है। सभी की भागीदारी, सभी की भागीदारी, इस जब सत्ता की साझेदारी होती है तो सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये महसूस नहीं होता कि उन्होंने कोई भाग नहीं लिया, सरकार में या सत्ता में उनका कोई योगदान नहीं है। इसमें हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग लेता है। संघर्ष में कमी आती है, संघर्ष में कमी आती है, लोगों के बीच में जो तनाव है, संघर्ष है, जो विवाद है वो कम होने लग जाते हैं, उनको अच्छे से संभाला जा सकता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। जब ये सारी चीजें, ये 3 फैक्टर होंगे तो अपने आप ही लोकतांत्रिक देश बनेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। और जब देश लोकतंत्र बन रहा है और सब लोग मिलके रह रहे हैं, शांति स्थापित हो चुकी है, तो देश में अपने आप ही एकता और अखंडता स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 4th टॉपिक। अब हमें इस चैप्टर से, इस सत्ता की साझेदारी से सीख क्या मिली। सीख ये मिली कि हमें विविधता को सम्मान देना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और जो भी निर्णय लिए जाते हैं देश के हित में उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। उसी से देश क्या होता है, मजबूत होता है। हमारे देश में ये स्थिति यही है कि हम विविधता का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कई बार कई स्थानों पर देखा जाता है, आप
अपने आसपास ऐसे उदाहरण देख सकते हो, क्योंकि देखो पढ़ना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब है जो विषय आप पढ़ रहे हो उसके अपने आसपास के क्षेत्रों से जोड़ कर देखो। अब मैं अगर आपको विविधता का सम्मान हमारे देश में फिलहाल कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में मैं उदाहरण देने की बजाय मैं आपको ये कहूंगा कि आप आसपास के क्षेत्रों को देखो, न्यूज़पेपर उठाओ, थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल्स में देखो क्या दिखाया जा रहा है, किसके बारे में दिखाया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया भी देखो क्या दिखाया जा रहा है, क्या वहाँ सभी विविधता का सम्मान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वहाँ से इस चीज़ को समझो, अपने देश का उदाहरण लेकर। ठीक है? तो सीख हमें ये 3 पॉइंट हमारे सीख में आ जाएँगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड बातें वैसे दे रखी हैं इसमें, और भी हैं, हम क्या सीखते हैं ये सारा, लेकिन ये मैंने माइंड मैप में सारी बातें आपको समझा दी हैं। पूरे चैप्टर का इसमें अध्याय का सार भी दिया गया है। ठीक है? और परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु भी इसमें दिए गए हैं, जैसे देख सकते हो। पहला है, सभी उदाहरणों में विविधता मुख्य कारण है। सत्ता की साझेदारी का लक्ष्य क्या होता है? शांति और स्थिरता। लेबनान में धर्म के आधार पर सत्ता का बंटवारा। भारत में उग्रवाद सत्ता की साझेदारी का उदाहरण। भारत में जो सत्ता की साझेदारी के जो रूप है बेटा, वो दोनों रूप के हैं। यहाँ उग्रवाद भी है और क्षैतिज भी है, दोनों चीजें हैं। सत्ता अध्याय का सार, ये चैप्टर का कंक्लूजन दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैसे क्वेश्चन राइट किए गए हैं, जैसे बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है। अब आप ये आसानी से बता सकते हो क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो। लेबनान में किन 4 धार्मिक समुदायों के बीच में सत्ता का बंटवारा था? हमने पढ़ा था। ऑर्थोडॉक्स है वहाँ पर, ईसाई ऑर्थोडॉक्स के रूप में है, और कैथोलिक ईसाई है, सिया मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है। ठीक है? श्रीलंका में जातीय समस्या क्या है? श्रीलंका की जातीय समस्या क्या थी? श्रीलंका की जातीय समस्या हमने पढ़ा था कि वहाँ पर सिंगली और तमिल समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं। सिंगली जो है वो बहुसंख्यक है, और जब वहाँ का संविधान बनाया गया तो उसमें उनके अधिकारों को ही ज़्यादा महत्व दिया गया और तमिलों की या अल्पसंख्यकों की अनदेखी की गई। ठीक है? तो ये वहाँ की जातीय समस्या है। सत्ता की साझेदारी के 4 रूप कौन से होते हैं? तो सत्ता की साझेदारी के 4 रूप आप बड़े अच्छे से देख चुके हैं। ये लिखा हुआ है, सत्ता की साझेदारी के 4 रूप कौन से हैं? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, सामाजिक और राजनीतिक। उसके बाद अगला एक और प्रश्न दिया गया, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? हमें क्यों आवश्यकता है सत्ता की साझेदारी की? शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए, सभी की भागीदारी के लिए, संघर्ष में कमी लाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए। तो ये पूरा चैप्टर का जो रीडिंग वर्क है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैंने कोशिश की है इन 2 वीडियोज़ में कवर करने की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, क्योंकि जब समस्याएं आपको आएंगी उनका हमें पता चलेगा तभी समाधान होगा। तो जुड़े रहिए स्टडी विद रिंकू सर से, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। उसमें कई टाइप के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो हम कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अपना ऑन कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास संदेश आ जाए। अभी कुछ वीडियोस जो हैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, उसके लिए थोड़ी टाइमिंग आपको दिख रहा है, गैप आ रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।